हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक कक्षा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जहां पर हम हमारे अंतिम प्रहार सीरीज के आज सेकंड लेक्चर में आ चुके हैं और हम अंतिम प्रहार के अंदर वो सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, जहां से सीधे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो पीवाईक्यू एनालिसिस बेस्ड पर आपके सामने लाए गए हैं। चलिए दोस्तों, पहले लेक्चर को बहुत अच्छे से खत्म करने के बाद हम बढ़ते हैं दूसरे लेक्चर की तरफ। मेरे साथ जोश से अगले 30-35 मिनट मेरे साथ बने रहिएगा। मस्त तरीके से हम ये लेक्चर निपटाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे सब बताऊंगा, किस किस क्वेश्चन की क्या रिलेवेंसी है सब बताऊंगा, कहां कहां से एमसीक्यू आ सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, जिस भी व्यक्ति ने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, अगर वो है तो इस सीरीज को आप फॉलो करिए। आपके सारे कॉर कंसेप्ट एक ही जगह पे, क्वेश्चंस एक ही जगह पर कवर हो जाएंगे। और जो व्यक्ति निरंतर पढ़ते आए हैं उन लोगों के लिए ये एक रामबाण की तरह काम करेगा। आप मल्टीपल टाइम्स खाना खाते हुए, लेटते हुए, बैठते हुए, दोस्तों से बातें करते हुए लेक्चर को देखते चलिए। फटाफट 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 आपका रिवीजन होता चलेगा। रैंडम टॉपिक लिए हैं, डायरेक्ट टॉपिक लिए हैं, जो रेलेवेंट है उनको 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 लिया है। चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए अंतिम प्रहार की अपनी सेकंड सीरीज को शुरू करते हैं और अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, रेस्पिरेशन हमको पढ़ना है कि रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। ठीक है भाई, रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप। ब्लैक पेन को ले लेंगे, आज अभी तक ब्लैक पेन यूज नहीं करा है, तो रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है भाई। सबसे पहले ग्लूको बेसिकली रेस्पिरेशन के अंदर हो क्या रहा होगा कि आपने जो ग्लूकोज है उसको आप ब्रेक करोगे ताकि आपको क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। तो अल्टीमेटली आप पूरी प्रोसेस के अंदर ग्लूकोज से क्या निकालना चाहते हो, एनर्जी निकालना चाहते हो। ये ग्लूकोज से एनर्जी तीन अलग अलग पाथवे के थ्रू हो सकती है और उसी बेस पे हम रेस्पिरेशन के दो पाथ बताते हैं, मतलब तीन पाथ बताते हैं। क्या क्या हो सकती है दोस्तों, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्लूकोज कहां से बना है, फोटोसिंथेसिस से प्लांट ने बनाया, हमने एज ए स्टार्च ग्लाइकोजन हमारे अंदर रखा, फिर कन्वर्ट कर लिया उसको काय में, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर लिया और अब उससे एनर्जी निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई है। आपके सेल के अंदर, ह्यूमन बॉडी के सेल के अंदर ग्लूकोज आ चुका है। तो ये कहां की बात चल रही है, ह्यूमन सेल की बात चल रही है, जहां पर क्या आ चुका है भाई साहब, ग्लूकोज आ चुका है। कैसे, जो आप चल रहे हो दिन भर, वो कन्वर्ट होके इस फॉर्म में बॉडी के सेल तक पहुंच चुका है। सर यहाँ क्या होगा, यहां पर इस सेल के साइटोप्लाज्म में, कहां पे बात कर रहा हूं मैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म समझते हो भाई, साइटोप्लाज्म मतलब मान लो अगर ये सेल है तो ये जो पूरा फ्लूइड पार्ट है इसी को मैं क्या कहता हूं, साइटोप्लाज्म। जबकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, यहाँ ह्यूमन के अंदर तो होगा नहीं, लाइसोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाकी सेल ऑर्गेनेल इधर होंगे। जो सेंट्रल फ्लूइड पार्ट होगा उसको मैं साइटोप्लाज्म बोलूंगा। उस साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज काई के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा पाइरुवेट के अंदर, और पाइरुवेट एक 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ग्लूकोज एक 6 कार्बन कंपाउंड है जिसको आप C6H12O6 बोलते हो। ये एक 3 कार्बन कंपाउंड पाइरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब तीनों ही पाथवे के लिए कॉमन प्रोसेस तो यही है कि ग्लूकोज पहले काय में बदलेगा, पाइरुवेट के अंदर बदलेगा। अब तीन अलग अलग कंडीशन में अलग अलग से रेस्पिरेशन होगा। जैसे कंडीशन नंबर 1, पहले केस में जब ऑक्सीजन कंप्लीटली अब्सेंट है, ऑक्सीजन क्या है, कंप्लीटली अब्सेंट, -NT मतलब अब्सेंट, तो मैं लिख लेता हूं कंप्लीटली अब्सेंट ऑक्सीजन, कंप्लीटली अब्सेंट। दूसरा केस ऐसा है जहां पर ऑक्सीजन वेरी 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 लो या अब्सेंट, ऐसी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन किसकी, ऑक्सीजन की, तीसरी कंडीशन जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है इन गुड अमाउंट, ये तीसरी कंडीशन। ठीक है दोस्त, तो ये जो कंडीशन है ये हम डिस्कस करते हैं कहां पर, ये चीज हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये दोनों प्रोसेस जब ऑक्सीजन कंप्लीटली एब्सेंट है और जब ऑक्सीजन है लेकिन बहुत कम है, तो ये भी हो रही होती है। लेकिन इस सेल को हम, मतलब इस प्रोसेस को हम पढ़ते हैं मसल सेल के अंदर। कहां पढ़ते हैं हम, मसल सेल के अंदर। ठीक है बात। और इस चीज को हम यीस्ट में पढ़ते हैं। यीस्ट मतलब खून के अंदर पढ़ते हैं। फफूंद मतलब यूनिसेलुलर फंजाई को क्या कहते हो आप, यीस्ट कहते हो। तो इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और इथेनॉल सॉरी, पहला ऑक्सीजन अब्सेंट, ऑक्सीजन बहुत कम है या थोड़ी सी है, और तीसरा केस जब ऑक्सीजन ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट होगी। दोस्तों जब भी ऑक्सीजन अब्सेंट होगी तो उस केस में जो बनने वाला कंपाउंड होगा उसको हम बोलेंगे इथेनॉल। क्या बनेगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो कंप्लीटली अब्सेंट है ऑक्सीजन, तब जो बनेगा उसको आप क्या कहते हो, इथेनॉल। इथेनॉल, इसको C2H5OH है, ये एक 2 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये भी आ सकता है कितने कार्बन कंपाउंड है,
दूसरी चीज, जब भी लैक्टिक एसिड बनेगा वो तब बनेगा जब ऑक्सीजन की अमाउंट बहुत कम है या फिर अब्सेंट है। कब बनता है? मसल सेल्स के अंदर बनता है। कैसे बनता है सर? जब आप बहुत दिनों बाद एकदम खेलने चले जाते हो या बहुत दिनों बाद आपने खतरनाक एक्सरसाइज कर ली तो हाथ पांव दुखते हैं। वो इसलिए जमते हैं क्योंकि आपकी बॉडी ने सारी ऑक्सीजन कंज्यूम करी। एक्सेसिव ऑक्सीजन कंज्यूम करने के कारण आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की वैल्यू कम हो गई। कम ऑक्सीजन के कारण रेस्पिरेशन पाइरुवेट से लैक्टिक एसिड बन गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन सेल्स को कम पड़ गई थी। ऐसे ही आपके मसल सेल में होता है और आपको फैटिग हो जाती है। फैटिग मतलब थकान और दर्द होना शुरू हो जाता है। उसका कारण क्या होता है कि लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो फैटिग क्यों होती है? ड्यू टू लैक्टिक एसिड डिपोजिशन। लैक्टिक एसिड डिपोजिशन, इसलिए आपके हाथ पांव दर्द करते हैं। ठीक दोस्त, ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। कौन? लैक्टिक एसिड C3H6O3। ठीक, तीसरी बात हम करते हैं, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर होगी, जब ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा के अंदर होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और हाई एनर्जी रिलीज होगी। हाई एनर्जी रिलीज। और ये सारी जो प्रक्रिया है ये हो रही होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां हो रही होगी दोस्त? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो मास्टर ये दोनों प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं हो रही होगी? नहीं हो रही होगी। तो ये कहां हो रही होगी? ये दोनों ही केस, ये वाला केस और ये वाला केस, दोनों ही साइटोप्लाज्म में ही होंगे। जबकि अगर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है तो पाइरुवेट काय में बदल जाएगा? पाइरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाएगा, बहुत सारी एनर्जी निकाल देगा। कहां बदलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर ऑक्सीजन कम है, थोड़ी सी है या अब्सेंट है, तो मसल सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में पाइरुवेट लैक्टिक एसिड बना लेगा और उस लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन से ही आपके हाथ पांव दुखते हैं। तीसरी चीज, जब ऑक्सीजन कंप्लीटली अब्सेंट होगी तो कंप्लीटली अब्सेंट होने के केस में पाइरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर इथेनॉल बना लेगा। ये दोनों प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगी, ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी। 3 अलग अलग सेल्स जहां पर ये प्रोसेस देखने को मिलती है। ईस्ट 3 अलग अलग ऑर्गेनिज्म जहां पे ये प्रोसेस देखने को मिलेगी। ईस्ट ह्यूमन के अंदर मसल सेल्स के अंदर, और ये जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तीनों तरह की प्रोसेस आपको क्रिस्टल क्लियर है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हिसाब से रेस्पिरेशन के 3 पाथवे डिपेंड करते हैं। अच्छा याद रखना, चूंकि यहाँ पर ये C2H5 हो रहा है, इसी को आप अल्कोहल बोलते हो, और अल्कोहल बनने के कारण इसी को आप क्या कह देते हो? अल्कोहल फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या देते हो आप? अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, ये वाइन बनाने के काम आती है बेटा। ये जो प्रोसेस है ना, ये वाली ए वाली प्रोसेस, ये ए वाली प्रोसेस वाइन बनाने के काम आती है। इसका मैंने आपको बता ही दिया, फैटिग होती है, और इस केस में आपको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन हाई एनर्जी रिलीज कर। अच्छा, अब अपने विवेक से सोच के बताओ किस केस को हम एरोबिक बोलेंगे और किस केस को हम एनारोबिक बोलेंगे। एरोबिक मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, हाँ साहब है। यहाँ ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या कहलाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाएगी। जबकि ये दोनों कंडीशन क्या कहलाएगी? एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एन एरोबिक यानी ऑक्सीजन की अब्सेंस में होने वाली, एक ये और एक ये, जबकि ये वाली कैसी कहलाएगी? एरोबिक रेस्पिरेशन। अब क्लियर है? यहां से बहुत क्वेश्चन बनेंगे बेटा, बहुत 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 क्वेश्चन बनेंगे। आपको सतर्क रह के सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। और फ्रीक्वेंट क्वेश्चन बनते हैं, फ्रीक्वेंट यानी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, चीजों का गलती नहीं करना है, सारी बातों को क्रिस्टल क्लियर समझना है। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन से। क्या आगे बढ़ते हैं सर? सर 2 तरह की बात फटाफट कर लो। एक आपने बोली एरोबिक, एक आपने बोली एनारोबिक। एरोबिक मतलब क्या? ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन अब्सेंट होगी। तो यहाँ पर इसको, चूंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रही होती है, तो कंप्लीट टूटेगी चीजें। तो हम यहाँ लिखते हैं कि कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है यहाँ पर ग्लूकोज का, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जबकि यहाँ पर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इनकम्प्लीट ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है या ऑक्सीजन की अब्सेंस के अंदर होती है। अच्छा, यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी यूजली ये कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक, ये या तो आपके यीस्ट सेल में आपको देखने को मिलती है या फिर आपके मसल सेल के अंदर आपको देखने को मिलती है। ठीक है भाई साहब, इसके अंदर एनर्जी जो है वो क्या रिलीज होगी? ज्यादा रिलीज होगी, जबकि इनके अंदर एनर्जी जो है वो कम रिलीज होगी। इनके अंदर बनने वाला कंपाउंड लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड था,
यहाँ पर दो केस में अलग अलग बन रहा था। एक बार बन रहा था इथेनॉल, कब बन रहा था इथेनॉल, जब हमने यीस्ट की बात करी और तब उस परिस्थिति के अंदर ऑक्सीजन कैसी थी, कंप्लीटली अब्सेंट, कंप्लीटली अब्सेंट। या फिर यहाँ पर क्या बन रहा था, यहाँ पर बन रहा था लैक्टिक एसिड, जब ऑक्सीजन वेरी लेस थी या अब्सेंट थी। ठीक है, ये कहाँ पर बन रहा था, मसल से। तो ये मैं मान के चल रहा हूं आपको अब पूरा एरोबिक और एनारोबिक के अंदर फर्क पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मास्टर जी, आ गया है, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन समझ लो क्या क्या आएंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे बेटा। पहला क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा आपके बोर्ड्स के अंदर, वो क्वेश्चन ये रहेगा कि भाई साहब बताओ पाइरुवेट कितने कार्बन कंपाउंड है, तो आप बताओगे मास्टर पाइरुवेट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड है। दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि भाई साहब अल्कोहलिक फर्मेंटेशन क्या होता है, किसके अंदर देखने मिलता है, तो यीस्ट के अंदर। कहाँ एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ एनारोबिक हो रहा है, तो यीस्ट के मसल सेल के अंदर। ठीक है भाई, तो इस तरह के आपके क्वेश्चंस पाथवे से आ सकते हैं, इन बिटवीन घुमा घुमा के बना सकते हैं। आपको पूरे टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर ध्यान रखना है। ध्यान रखना, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड है, हमारा CO2 रिलीज होगी, और इस केस में इथेनॉल के केस में इथेनॉल एक 2 कार्बन कंपाउंड है, C2H5OH। सारी बातें एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल बढ़ सकते हैं मास्टर जी। फोटोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है हमारे लिए। क्या भाई साहब, फोटोलिसिस क्या है, फोटोलिसिस देखो भाई, दो कंपाउंड ऐसे हैं। फोटोलिसिस समझने से पहले एक चीज समझो, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या कहते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मास्टर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब बेटा कोई चीज ए बी थी, वो किसी प्रेजेंस में A+B में टूट गई। अगर वो प्रेजेंस लाइट हुआ तो उस लाइट के प्रेजेंस को ही हम क्या बोल देते हैं, इस रिएक्शन को अब हम क्या बोल देंगे, फोटोलिसिस। सर अगर वो कंपाउंड जिसके प्रेजेंस, मतलब वो फैक्टर जिसके प्रेजेंस में A+B में टूट रहा है, क्या वो कुछ और भी हो सकता है, हाँ वो कुछ और भी हो सकता है। लाइट की जगह दो चीजें हो सकती है, या तो लाइट की जगह हीट हो या लाइट की जगह इलेक्ट्रिसिटी हो। अगर लाइट की जगह हीट होगी तो हम बोल देंगे उसको थर्मोलिसिस, अगर लाइट की जगह इलेक्ट्रिसिटी होगी तो हम उसको बोल देंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया आपको क्या होता है फर्क। अभी हमको क्या समझना है कि ए बी कंपाउंड A+B में टूट रहा है, टूटने वाली हर रिएक्शन क्या होगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में टूट रहा है, लाइट, तो इसी को हम क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। अच्छा सर, ऐसे कौन से कंपाउंड है जिन पे लाइट पड़ते ही टूट जाए। ठीक है, हम तो टूटते नहीं, हम तो सकते हैं। भाई साहब दो कंपाउंड है, AgCl और AgBr। जैसे ही उन पे लाइट पड़ेगी Ag+Cl2 में टूट जाएंगे, जैसे ही AgBr पे लाइट पड़ेगी तो Ag+Br2 के अंदर वो टूट जाएंगे। काम क्या क्या है सर, काम का बेटा ये है कि आपको ध्यान रखना है क्लोरीन गैस का कलर येलो होता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो सिल्वर है वो लगभग लगभग ग्रे कलर का मिलता है, प्योर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप इसको समझें, ये देखो ये वाला काम आप, ये अभी आपके काम का नहीं है, ये यहाँ ऐड हो गया है, ये काम का है। ब्लैक बॉटल वाला काम का है, ये वाला ये काम का है, और ये इस हटा दो। ठीक है, ये अभी इसमें नहीं काम का। ठीक है दोस्त, ये हटा दे रहा हूँ, डबल डबल। ये पीछे वाली स्लाइड का है जो आगे हो, ये आपके काम का है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, चलो ये, हाँ ये इतना काम का है और ये काम का है। तो मास्टर जी ये क्यों लिखा फिर, तो बेटा मजा आ रहा था हमको बनाने में, फोटो आ रहे थे तो हमको लग रहा था एंजॉय हो जाएगा थोड़ा। तो ये आग, और आग जहाँ लगती है वहाँ तो मजा आता ही है, तो ये आग लग रही थी तो हम भी थोड़ा मजा कर लिए। ठीक है, इसलिए डाल दिया था। समझो काम का क्या है। AgCl और AgBr की ये दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है AgCl और Ag रिएक्शन। तुमको क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा, वो आगे बताता हूँ, अभी समझो। AgCl जब टूटेगा वो Ag+Cl2 में टूट जाएगा, AgBr जब टूटेगा प्लस Ag+Br2 के अंदर वो टूट जाएगा। क्लोरीन गैस का कलर येलोइश ग्रीन, सिल्वर जब टूटेगा तो ग्रे। रेलेवेंसी क्या है इसकी सर, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ठीक है, फोटोलिसिस समझ गए। सर बताइए कैसे होता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के अंदर। ऐसा समझो कि मैं एक ब्लैक बोर्ड हूँ और मेरे ऊपर अभी AgCl पड़ा है। अभी चूंकि मैं एक ब्लैक बोर्ड हूँ और कोई लाइट नहीं आ रही, और मेरे ऊपर अगर AgCl पड़ा है ऐसे मेरे सरफेस के ऊपर, तो जैसे ही मेरे ऊपर लाइट डाली जाएगी, मेरे ऊपर के AgCl पे लाइट पड़ेगी और वो AgCl Ag+Cl2 के अंदर टूटना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे वो ब्लैक जो बैकग्राउंड था उसके ऊपर अब सिल्वर, व्हाइट या ग्रे कलर का दिखने लगेगा। तो एक ब्लैक बैकग्राउंड पर जब सिल्वर दिखने लगेगा, सिल्वर कहाँ से आया, AgCl के टूटने से आया। AgCl कहाँ था सर, उस ब्लैक बोर्ड पे था, जो आप अभी आप खुद को मान रहे हो।
दूध के ऊपर आपके AgCl था, लाइट जैसी डाली उसमें से Ag निकलने लगा, उसने व्हाइट 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 व्हाइट, जहां जहां लाइट पड़ेगी वहां पर Ag क्रिएट हो जाएगा। इससे एक ब्लैक एंड व्हाइट का क्या क्रिएट होगा, बैकग्राउंड मैचिंग क्रिएट होगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, जो पहले यूज की जाती थी। ठीक है बेटा, तो AgCl और AgBr की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोलिसिस में, दोनों रिएक्शन सीधे आने की संभावना है। क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्त, क्वेश्चन ये आएगा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। एक तो ये आएगा कि कोई कंपाउंड है जो फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है, फोटोग्राफी के अंदर यूज किया जाता है, उसकी फोटोलिसिस रिएक्शन बताओ। क्या बताओ, फोटोलिसिस बताओ। लिखना आपको यही है, हर बार घुमा के आएगा। दूसरी चीज ये आ सकती है आपको कि कोई एक्स कलर की गैस है, ठीक है, कोई एक्स गैस है जिसका कलर जो है वो लगभग हमको दिख रहा है येलो ग्रीन के आसपास है। ठीक है, येलो ग्रीन के आसपास है, येलो ग्रीन के आसपास उस एक्स कलर की गैस, उस एक्स गैस का कलर है, और ये जिस कंपाउंड से बनी है उस कंपाउंड की रेलेवेंसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में है। तो बताओ इस एक्स का नाम क्या हुआ, तो आप बताओगे इस एक्स का नाम क्या है, क्लोरीन गैस। ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट पूछ लेगा तो एक फोटोलिसिस रिएक्शन लिखो, उस फोटोलिसिस रिएक्शन को बैलेंस करो, तो फोटोलिसिस रिएक्शन। ये दोनों थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ये थोड़ा फर्जी क्वेश्चन है, तो ये फर्जी क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आ जाए। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन क्या आएंगे समझ में आ गया, दो टॉपिक आपके एकदम क्लियर हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसको हर जगह से क्लियर करके समझ लेना। चलो भाई आगे बढ़ रहे हैं अपन पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के। क्या है दोस्तों न्यूरॉन, देखो ये हमारा न्यूरॉन है, आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, वहां से आप बताते हो कि किस तरह से हमारे डिफरेंट स्टिमुलाइज हमारे बॉडी के अंदर किस तरह से पहुंचते हैं, इस बात को हम बताते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर। तो ये वाली चीज आपको क्लियर करने के लिए समझना है कि न्यूरॉन क्या होता है, क्योंकि जब तक आप नर्व्स को नहीं समझोगे तब तक आप न्यूरॉन को नहीं समझ पाओगे, जब तक आप नर्व्स को नहीं समझ पाओगे। तो सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की वो है न्यूरॉन। तो न्यूरॉन को समझते हैं, तो ये है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्ट्रक्चर भी मार्क करने के लिए आ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैं पूरी मार्किंग कर देता हूँ, ये ABC के हिसाब से ना करें तो ये जो पूरी मार्किंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्किंग है, इसको हम बोल देते हैं एक्सॉन। क्या बोल देते हैं दोस्त, एक्सॉन बोल देते हैं। ये जो पॉइंट निकले हुए हैं ऊपर, इसको हम बोल देते हैं डेंड्राइट। क्या बोल देते हैं, डेंड्राइट। इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको भी काट दो। ठीक है, चलो हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है इसको तो रख लो, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो भैया यहाँ से है बीच में बैठे हुए, इस भैया का नाम है न्यूक्लियस। क्या नाम है भाई साहब इसका, न्यूक्लियस। ये जो धागे निकले हैं इनको बोल दिया हमने डेंड्राइट। ये हो गया हमारा लास्ट वाला कोना, जिसको हम बोलते हैं एक्सॉन का टर्मिनल। ठीक है, एक्सॉन का टर्मिनल। इसके ऊपर जो कवरिंग है इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं बेटा, माइलिन। समझ गए, ये सारे पॉइंट आपको मेंशन करना होंगे। ये पूरी सेल बॉडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप क्या बोल रहे हो, सेल बॉडी। न्यूक्लियस, डेंड्राइट, एक्सॉन और एक्सॉन टर्मिनल, इनके काम क्या है। देखो ऐसा समझो कि अभी ये एक न्यूरॉन है, इसके आगे ऐसा कि ऐसे ही एक न्यूरॉन लगा हुआ है, और इसके भी पीछे ऐसे कि ऐसे ही एक न्यूरॉन लगा हुआ है। कैसे लगेगा सर, जब इसके पीछे एक न्यूरॉन लगेगा मतलब जो सेकंड न्यूरॉन है, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ कि यहाँ सेकंड न्यूरॉन शुरू हुआ है, तो उस सेकंड न्यूरॉन की जो डेंड्राइट है वो कुछ इस तरह से होंगे, ये कुछ इस तरह से होंगे, इस तरह से होंगे, और ऐसे दूसरा तीसरा चौथा ऐसे बहुत सारे डेंड्राइट एक के पीछे लगे हैं। ठीक है, इन्होंने कुछ अपना मैसेज इनको दिया, इन्होंने भी अपना कुछ मैसेज इनको दिया, और इन्होंने भी अपना कुछ मैसेज इनको। फिर ये मैसेज यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आगे ट्रेवल कर, आगे ट्रेवल करेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन में, ऐसी प्रोसेस चलती रहेगी। इस तरह से ही नर्व कंडक्शन होता है। तो डेंड्राइट का काम क्या, डेंड्राइट का काम है भाई साहब पिछले न्यूरॉन से इसके आगे अगर कोई न्यूरॉन है तो उससे, जैसे मान लो यहाँ आगे वाले न्यूरॉन का क्या होगा, एक्सॉन टर्मिनल होंगे, तो वो इसको मैसेज दे देंगे। इस एक्सॉन टर्मिनल से मैसेज लेने का काम किसका है, डेंड्राइट का। ठीक है बात, चूंकि ये एक लॉन्गेस्ट सेल है बॉडी का, क्या है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी, ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये नर्व सेल को आप क्या बोल रहे हो, न्यूरॉन या नर्व सेल। चूंकि ये लॉन्गेस्ट सेल है हमारी सेल बॉडी का, लंबा लंबा सा है, तो इसको हमने बोल दिया सेल बॉडी। इसके सेंटर में हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का काम क्या, जो अभी तक न्यूक्लियस काम कर रहा था, डीएनए इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, कंट्रोल सेंटर की तरह काम करेगा, दूसरे स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करेगा। डेंड्राइट का काम क्या, आगे वाले एक्सॉन से इंफॉर्मेशन को लेना, कहाँ दे देना उसको, एक्सॉन में। एक्सॉन क्या है, जो सेल बॉडी है उसको एक्सॉन टर्मिनल से कनेक्ट करने वाली जो एक लंबी लेयर है उसको आप क्या बोलते हो, एक्सॉन। माइलिन शीथ क्या है, इस एक्सॉन को कवर करने वाली एक इंसुलेटिंग लेयर
ताकि जो भी सिग्नल है वो सीधे 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 आगे बढ़े, इधर क्रॉस होके बाहर ना निकल जाए। इसी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो इंसुलेटिंग लेयर है उसका नाम क्या हो गया, माइलिन शीथ। एक बार सिग्नल आगे आ गया तो फिर आ जाएगा एक्सॉन टर्मिनल पे, और एक्सॉन टर्मिनल के पास लगी है नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग मतलब जहां ये खत्म हो रहा है एक्सॉन, ये नर्व एंडिंग से मैसेज जो है वो नेक्स्ट वाले न्यूरॉन को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यही इनके काम है, ये मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं मस्त तरीके से। सारी बातें जो मैंने आपको समझाई वही है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले बोल लो न्यूक्लियस क्या है। न्यूक्लियस सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा और डीएनए जेनेटिक मटेरियल इसका अंदर होगा। न्यूरॉन किस तरह से फंक्शन करेगा ये डिसाइड करेगा। सेल बॉडी क्या है, सेल बॉडी को आप साइटोन भी कहते हो, ये एक ध्यान रखना बात, ऑल्सो नोन एज साइटोन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। ये क्या करता है, डेंड्राइट से इन्फॉर्मेशन लेता है, एक्सोन। अच्छा डेंड्राइट क्या, डेंड्राइट सेल बॉडी से निकले हुए ब्रांच एक्सटेंशन है जो कि क्या लेंगे, आगे वाले न्यूरॉन से इन्फॉर्मेशन। अच्छा एक्सोन क्या, एक्सोन जो है लंबा सा फाइबर है जो कि सेल बॉडी को एक्सोन टर्मिनल से। माइलिन शीथ क्या है इंपॉर्टेंट, तो ये इंपॉर्टेंट है माइलिन शीथ। ठीक है, ये थोड़ी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, माइलिन शीथ पर ध्यान रखना बेटा। यहाँ तक फिर एक फैटी लेयर है, इस फैटी लेयर किसके अराउंड है, एक्सोन के अराउंड एक फैटी लेयर है। क्या करती है सर, इसका काम है इंसुलेशन का। अगर यहाँ कट रहा है तो मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये माइलिन शीथ का काम क्या है, इंसुलेटिंग फैटी लेयर है। वो पीडीएफ जब आपको मिलेगी आपको वहां पर क्लियर दिखेगा, इंसुलेटिंग फैटी लेयर। ठीक है, तो प्रिवेंट क्या, प्रिवेंट लॉस ऑफ इम्पल्स। एक्सोन से इम्पल्स, या इम्पल्स मतलब जो मैसेज आ रहा है वो बाहर ना निकल जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक पाइप लगा दिया। उस पाइप की कवरिंग को ही हम क्या बोल रहे हैं, माइलिन शीथ। हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है, नर्व एंडिंग क्या, एक्सोन जिस पार्ट पे खत्म होता है उस पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, नर्व एंडिंग या एक्सोन टर्मिनल। ठीक है दोस्त, सारी बातें एकदम क्लियर, सारे पॉइंट पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फटाफट फटाफट इसकी एक रीडिंग लो, 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट के अंदर आप इसकी रीडिंग लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। निपटाओ जल्दी 1 मिनट के अंदर, बहुत ही बढ़िया तरीके से फटाफट। न्यूक्लियस क्या, डेंड्राइट क्या, एक्सोन क्या, एक्सोन टर्मिनल क्या, भाई निपटा भाई निपटा, बहुत बढ़िया। अरे बहुत अच्छे बेटे, अरे सही जा रहा है दोस्त, सही जा रहा है, बहुत बढ़िया जा। ठीक, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, बहुत अच्छे। चलो एक चीज मैं आपको समझा दूं, लास्ट में समझा दूंगा, पहले अपन ये कर लेते हैं। समझ लो रेजिस्टेंस क्या होता है और रजिस्टिविटी क्या होती है। आ जाओ, अगला हमारा टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम क्या है, रजिस्टेंस। देख बेटा दो चीज होती है, एक का नाम है रजिस्टेंस, एक का नाम है रजिस्टिविटी। टॉपिक का नाम आप लिखोगे हमेशा की तरह, जिस तरह से आप अपना ज्ञान बताते हो इस बार आप फिर बताओगे। रजिस्टेंस क्या और रजिस्टिविटी क्या, अगला टॉपिक है रजिस्टिविटी। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, रजिस्टेंस। समझ, जब भी कोई कंडक्टर अपने अंदर करंट के फ्लो को रोके तो इस रोकने की प्रॉपर्टी को आपने क्या बोला, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो रोकना हुआ है करंट का, इस करंट के रोकने को ही आपने क्या बोल दिया, रेजिस्टेंस। जब भी कोई कंडक्टर इस करंट को रोकता है तो वो किस प्रॉपर्टी के कारण इसको रोकता है, उसकी कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगी, उसकी अपनी कुछ ना कुछ एक इंटरनल प्रॉपर्टी होगी जिसके कारण वो ऐसा कर रहा है। उस इंटरनल प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रजिस्टिविटी। समझे, तो रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में फर्क है। रजिस्टिविटी है वो इंटरनल प्रॉपर्टी जिसके कारण रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो अगर मैं यहां लिखूं कि रजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज द रिजल्ट ऑफ, क्या है ये, इज द रिजल्ट ऑफ रजिस्टिविटी। और रजिस्टिविटी क्या है, इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो इंटरनल प्रॉपर्टी है उसको हम रजिस्टिविटी कहते हैं। उस रजिस्टिविटी के कारण जो डेवलप हुई चीज है उसी को क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के लिए हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, जल्दी आप लिख के बताओगे कि ओम्स लॉ का रिलेशन क्या था। वी आई ग्राफ का स्लोप क्या देता था, याद, स्लोप देता था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो एक फॉर्मूला निकला गया R इक्वल टू रो एल बाय ए, जहां पर ये रो जो है ना ये है रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ये जो L है ये है लेंथ, और ये जो A है ये है एरिया, उस कंडक्टर उस वायर का एरिया। ठीक है बात, तीनों बातें क्लियर है, ठीक बात। अच्छा सर एक बात बताओ, रिलेशन क्या है, आपको क्या दिख रहा है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, ठीक बात। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रजिस्टिविटी के, ठीक बात। लेकिन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ये तीनों रिलेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे रजिस्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे एरिया कम होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता चलेगा। अच्छा कोई और फैक्टर है क्या सर जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है,
एक फैक्टर और है जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर से बेसिकली क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पर रजिस्टिविटी बढ़ती है और रजिस्टिविटी के बढ़ने से क्या बढ़ता है, रेजिस्टेंस। लेकिन ये बात सेमीकंडक्टर पे लागू नहीं होती। सेमीकंडक्टर पे ऊपर, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं आगे समझेंगे। सेमीकंडक्टर के में क्या, इस केस में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तब रजिस्टिविटी कम होने लगती है, इसके कारण रेजिस्टेंस भी क्या होता है, कम होने लगता है। तो ये बाकी कंडक्टर की बात करी अपन ने, और ये किसकी बात कर ली अपन ने, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब जिसके अंदर फॉर एन एग्जांपल सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, ये सब क्या है, सेमीकंडक्टर। जिनसे आपके जितने भी आईसी चिप्स बनते हैं ये सब सेमीकंडक्टर के बनते हैं, जिनकी कंडक्टिविटी इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, ठीक है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर, जो कि इंसुलेटर से अच्छे हैं, कंडक्टर से एक लेवल कम है। ठीक बात समझ गए। इसकी एसआई यूनिट निकालने को आएगा तो आप निकाल लोगे। R इक्वल टू रो, रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट निकालनी होगी तो हम अगले पेज को समझते हैं। अभी आप रेजिस्टेंस के सारे फैक्टर समझ गए, ठीक भाई साहब, समझ गए। रेजिस्टेंस की तो और कोई बात नहीं बची, बिल्कुल नहीं बची। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट दोस्त ओहम, क्या होगी, ओहम। रेजिस्टेंस की यूनिट हमारी ओहम, ठीक है, ये इसकी एसआई यूनिट। अब रजिस्टिविटी की देखिए, ये वाली जो आर, ये जो रो की निकाल रखी है, रजिस्टिविटी की निकाल रखी है। अगले पेज में आपको रजिस्टिविटी, ठीक है, ये जो मामला है ना, ये रजिस्टिविटी, ये रजिस्टिविटी की, ठीक, लिख देता हूँ रजिस्टिविटी की, ठीक। रेजिस्टेंस क्लियर हुआ। सर क्वेश्चन कैसे आएंगे बता दो फटाफट। बेटा दो तरह के क्वेश्चन आएंगे। पहला तो तेरे को क्वेश्चन ये इस तरह से आएगा कि मान ले कोई एक डिवाइस है, मतलब कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी लेंथ जो थी वो L थी और अब तूने बढ़ा के उसको 12 कर दिया, तो बता रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो तू बताएगा सर R चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के, तो चूंकि लेंथ डबल हुई है तो R भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ गया दोस्त, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिर से फिर दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि दोस्त ये बता कि किसी एक ऑब्जेक्ट का या किसी एक कंडक्टर का एरिया जो है वो क्या हुआ है, डबल हुआ है, तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सर रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा। इसलिए हाफ हो जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इनवर्स। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके का आ रहा है। क्वेश्चन ये आ रहा है, वो तुमसे बोल रहे हैं, बोले एक वायर था, उसकी लेंथ इनिशियल थी L, अब आपने उसको स्ट्रेच किया, वायर को क्या किया आपने, स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद उसकी लेंथ हो गई 12। बताओ रेजिस्टेंस पे फर्क क्या पड़ेगा। देखो बेटा, जब आपने वायर की लेंथ को L रखा था, मान लो ये वायर है, अभी मैंने इसकी वायर की लेंथ को कितना मान लिया, L। अगर मान लो मैं इसको खींचूंगा तो खींचने पर इसकी लेंथ तो बढ़ेगी पर इसकी मोटाई क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये जो लेंथ बड़ी है ये तभी बढ़ पाई जब इसकी मोटाई कम हो पाई, यानी इसकी मोटाई में से कुछ हिस्सा निकल के इसकी लंबाई के अंदर चला गया, मतलब इसके एरिया को कम करके हमने इसकी लंबाई को बढ़ा लिया। तो हम ये मानते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई एक वायर है लेंथ L का, उसको स्ट्रेच करके उसकी लेंथ 12 हो गई, तब रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो लेंथ तो कितनी हो गई 12, लेकिन ये चीज कब हो पाई, जब एरिया क्या हो गया है A/2। जब ये एरिया कम हुआ तभी तो ये लेंथ बढ़ पाई है। तो उस केस में आप रेजिस्टेंस को क्या लिखोगे, R इक्वल टू रो L/A। ठीक, अब आप क्या लिख दोगे, चूंकि रेजिस्टेंस कितना हो गया है, रो इंटू लेंथ को आपने मान लिया 12 और एरिया को आपने मान लिया A/2, ये ऊपर चले जाएगा 2, तो ये हो जाएगा रो इंटू 4L/A। ठीक भाई, रो L/A को मैं क्या लिख सकता हूँ, AR लिख सकता हूँ। तो जो मेरा नया R डैश आ जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ R। समझा दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तीसरा तरह का क्वेश्चन जो रेजिस्टेंस पे देखने को मिलेगा, आपको दो सिनेरियो दे जाएंगे कि R जो है आपने L से 12 किया, ठीक। सेकंड केस में आपने L को L से 3L किया, तब कुछ ना कुछ R1 आया होगा, यहाँ पे कुछ R1 आया होगा। आपसे बोलेंगे R1 और R2 के रेशियो को बता दो, तो आप कैसे निकालोगे। इस केस के लिए आप R निकाल लोगे, इस केस के लिए आप R निकाल लोगे, तो क्या आ जाएगा R। ठीक है भाई, इस तरह के क्वेश्चन आपके रेजिस्टेंस से देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्त, चलें आगे बढ़े। रजिस्टिविटी जब हम पढ़ेंगे उसके बाद में रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का आपको एक बार और अच्छे से फर्क बता देता हूँ। ठीक है दोस्त, चलो समझते हैं क्या है रजिस्टिविटी। मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि रेजिस्टेंस जो है ना वो रिजल्ट है। मेन कौन है कल्प्रिट, कल्प्रिट करंट को ना फ्लो होने के लिए जो रिजल्ट, मतलब जो कल्प्रिट मेन है, जो कि ये चाहता है कि करंट फ्लो ना हो, वो मेन कल्प्रिट ये रजिस्टिविटी है। और ये रजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल, क्योंकि रेजिस्टेंस तो एक आउटपुट है, एक रिजल्ट है,
लेकिन उस रिजल्ट को लाने वाला कल्प्रिट कौन है? उस रिजल्ट को लाने वाला कल्प्रिट ये रेजिस्टिविटी है, जो कि काय पे डिपेंड करती है? किस तरह का मटेरियल। मटेरियल मास्टर, मटेरियल मतलब क्या? मटेरियल इंसुलेटर है, इंसुलेटर मतलब करंट फ्लो नहीं। क्या मटेरियल सेमीकंडक्टर है या अलॉय है? क्या मटेरियल कंडक्टर है? तो इंसुलेटर मतलब जो बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं होने देगा, क्योंकि इंसुलेटर के अंदर करंट का जो फ्लो होता है वो क्या होता है? बिल्कुल कम होता है, और वो इसलिए ही होता है कि उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इसकी बात कर रहे हैं हम इंसुलेटर की। ठीक, जब हम अलॉय की बात करते हैं तो उसके अंदर करंट का फ्लो ज्यादा तो होता है, पर इंसुलेटर से थोड़ा ज्यादा होता है। तो करंट फ्लो मोर देन इंसुलेटर, मोर देन इंसुलेटर। ठीक, और जब हम कंडक्टर की बात करते हैं तो मैक्सिमम करंट फ्लो, तो मैक्सिमम करंट का फ्लो हो रहा होता है कब? जब हम कंडक्टर, अच्छा, जब हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं सेकंड केस में अलॉय की बात कर रहे हैं, और थर्ड केस में कंडक्टर की बात कर रहे हैं। यहाँ हमने जब कंडक्टर की बात करी मेटल, तो चूंकि यहाँ मैक्सिमम करंट पास हो रहा है या मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब करंट को रोकने वाली जो प्रॉपर्टी है वो कम है, और उस करंट को रोकने वाली प्रॉपर्टी का ही नाम क्या हमने बोला? रजिस्टिविटी। इसलिए इसकी रजिस्टिविटी कैसी होती है? मिनिमम, या यूं कह लो कि इसकी रजिस्टिविटी मिनिमम होती है, इसलिए इसका करंट फ्लो ज्यादा होता है। ठीक है, अलॉय के केस में मेटल से तो ज्यादा होती है लेकिन इंसुलेटर से कम होती है, और इस केस में मैक्सिमम होती है। क्या? मैक्सिमम रजिस्टिविटी। इस केस में मिनिमम रजिस्टिविटी, और इस केस में इन बिटवीन, इन हो जाएगा दोस्त। ये अपना बहुत ही अच्छी तरीके से रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस भी समाप्त होता है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मास्टर रजिस्टिविटी की कोई यूनिट है क्या? बिल्कुल है बेटा। कैसे? क्या रजिस्टिविटी दूसरे प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगी? पहली चीज तो रजिस्टिविटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। रजिस्टिविटी सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती है जिसका नाम है टेम्परेचर। एक तो मटेरियल और एक टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर रजिस्टिविटी अमूमन क्या होती है? बढ़ती है। लेकिन फिर वही बात, सेमीकंडक्टर पे ये बात लागू नहीं होगी। ना तो एरिया बदलने पे बढ़ेगी, ना साइज बदलने पे बढ़ेगी, ना लेंथ बदलने पे। इसलिए यहाँ लिखा है कि एरिया साइज लेंथ पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओहम इनटू मीटर। कैसे लाए? देखो, R इक्वल टू रो एल बाय ए होता है। ठीक, रो को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ए बाय एल। रो आर की यूनिट है हमारी ओम, एल की है मीटर स्क्वायर, और एल की है मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा तो बचेगा क्या? ओम इनटू, यही इसकी यूनिट है। ये दोस्त, चलिए, मैं समझ रहा हूँ कि आप अच्छे से सारी बातों को समझ चुके होंगे। कंडक्टर, अलॉय, किस में रजिस्टिविटी ज़्यादा, किस में करंट फ्लो कम, क्यों करंट फ्लो ज़्यादा, क्यों करंट फ्लो कम, ये भी आपको क्लियर होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं एक बात, तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस है ओहम, रजिस्टी है, रजिस्ट को आप बोलते हो आर, इसको आप बोलते हो रो, ये ओहम इनटू, ये आउटपुट है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी। ठीक, आर की डिपेंडेंसी एल पे भी होगी, ए पे भी होगी, लेकिन रजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो, आर जो है वो एल, रो एल और ए सब पे डिपेंडेंट होता है, जबकि रजिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। कि भाई, ये सारी चीजें आप समझ समझ के लिखते रहो, पढ़ते रहो, मस्त तरीके से आनंद लेते रहो। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी, और इसके बाद आ जाते हैं हमारे, देखो दोस्तों, याद करो जब हमने पीछे एक स्लाइड पढ़ी, सबसे पहले हमने फोटोलिसिस पढ़ा, तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक कंपाउंड ए बी दो चीज में टूट सकता है, ए प्लस बी। ठीक है सर, बताया था आपने। जब ए प्लस बी में टूट सकता है, यानी ए प्लस बी कोई दो नए कंपाउंड बना सकता है, और दो नए कंपाउंड बनाने के पीछे दो तीन कारण मैंने आपको बताया। पहला कारण जो मैंने आपको बताया वो था हीट, दूसरा कारण मैंने आपको बताया था लाइट, जिसका नाम हमने दिया था फोटोलिसिस, और तीसरा कारण मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी, उसका नाम हमने उस केस में क्या बोल दिया था? इलेक्ट्रोलिसिस। तो हम अभी किसको डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। यानी कोई एक कंपाउंड ए बी ए प्लस बी में टूटे, किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस, तभी उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? इलेक्ट्रोलिसिस। इंपॉर्टेंट है क्या सर? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है।
इंपॉर्टेंट नहीं बेटा, महा इंपॉर्टेंट। क्यों है महा इंपॉर्टेंट? बार बार पीवाईक्यूज में आ रहा है, बार बार पीवाईक्यू में आ रहा है, और जो आ रहा है वो तो फिर आएगा ही सही। याद क्या रखना है आपको, क्या करना है, एक इलेक्ट्रिक सेटअप बनाना है। सेटअप कैसा बनाना है, एक आपको फ्लास्क लेना है बड़ा सा, उसमें 2 इलेक्ट्रोड बनाने, एक कैथोड एक एनोड। कैथोड होता है नेगेटिव, एनोड होता है पॉजिटिव। ठीक, बहुत बढ़िया। जब आप पानी डालोगे और पानी के साथ कुछ इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करोगे, क्या मिक्स करोगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या है सर, इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली है चार्ज्ड आयन। क्या है दोस्त, ये चार्ज्ड आयन। ये अरे चार्ज्ड आयन क्या करते हैं सर ये, देखो प्योर वाटर जो होता है ना बेटा, उसके अंदर चार्ज नहीं होता, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर चार्ज नहीं होते, तो प्योर वाटर 2 अलग अलग आयंस के अंदर टूट के सेपरेट नहीं हो। तो क्या करेंगे सर, थोड़े से आप इलेक्ट्रोलाइट डालोगे, जिसकी प्रेजेंस में ये चीजें प्योर वाटर जो है वो H+ और OH- के अंदर टूट के 2 अलग अलग इलेक्ट्रोड पे जाए। तो इलेक्ट्रोलाइट का रोल क्या होता है, और अच्छे से मैं आपको आगे समझाता हूँ। पहले आप ये बात समझो, आपने एक फ्लास्क लिया, उसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक का नाम था कैथोड, एक का नाम था एनोड। ठीक है भाई साहब, जैसे ही आपने H2O लगा के स्विच चालू किया बैटरी से कनेक्ट करके, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इकट्ठे होने लगेगी। किस जगह इकट्ठी हो रही है, एनोड पर। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस इकट्ठी होने लगेगी, किस जगह हो रही है, कैथोड पर। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, PaO। PaO यानी पॉजिटिव होता है कौन, हमारा एनोड, और पॉजिटिव एनोड पे कौन इकट्ठी हो जाती है, ऑक्सीजन। ठीक बात। अरे सर पता कैसे करेंगे कि ऑक्सीजन है, पता करने का 2 तरीके। पहला, एक जलती हुई कैंडल लाओ, उसको कैथोड के ऊपर रख दो। अगर कैथोड के ऊपर रखने के बाद वो कैंडल और अच्छे से जल रही है और ब्राइटली जल रही है, इसका मतलब निकलने वाली गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। सर हाइड्रोजन का पता कैसे करेंगे, एक जलती हुई कैंडल लाओ और उसको एनोड के ऊपर रख दो, क्योंकि हमको शक है कि सॉरी कैथोड के ऊपर रख दो, क्योंकि हमको शक है कि कैथोड से क्या निकल रही है, हाइड्रोजन। जलती हुई कैंडल को लाओ और कैथोड के ऊपर रख दो, और कैथोड पे अगर तड़तड़ की आवाज आ जाए, जैसे दिवाली पे जो तड़तड़ फोड़ते हो ना, वैसी आवाज आ जाए और कैंडल बुझ जाए, तब इसका मतलब क्या है कि वो जो पॉप साउंड आया है वो किसने प्रोड्यूस किया है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को पहचानना है तो एनोड के ऊपर लेके जाओ आपकी कैंडल और ब्राइटली जलेगी। हाइड्रोजन को पहचानना है तो कैथोड के ऊपर जाओ, आपकी कैंडल तड़तड़ की आवाज के साथ बुझ जाएगी। ठीक है भाई, इसी को आप क्या कहते हो, अच्छा मास्टर क्वेश्चन क्या आएंगे, क्वेश्चन आएगा बेटा इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर प्योर वाटर की जगह, प्योर वाटर की जगह के साथ कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों मिलाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों मिलाए जाते हैं, इसलिए मिलाए जाते हैं कि प्योर वाटर के अंदर क्या होते हैं, आयंस अब्सेंट होते हैं। कि प्योर वाटर में क्या है, आयंस अब्सेंट होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या है, चार्ज्ड आयन है। क्या है ये बेटा, चार्ज्ड आयन है, जो कि क्या कराएंगे, हाइड्रोजन को कहाँ ले जाएंगे, कैथोड पर, और ऑक्सीजन को कहाँ ले जाएंगे, एनोड पर। ये टूटने में मामला आसानी कर देते हैं, फ्लो शुरू कर देते हैं, जिससे करंट जो है वो आयंस के माध्यम से पूरे ही सर्किट के अंदर फ्लो होने लगता है। पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन आएगा कि जब ये रिएक्शन को लिखो भाई, रिएक्शन को लिखो इलेक्ट्रोलिसिस की, तो आप क्या लिखोगे, H2O गिव्स H2+O। तीसरा क्वेश्चन आएगा भाई, वॉल्यूम और मास के बेसिस पे रेशियो बताओ, रेशियो बताओ। ये बताने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इधर हाइड्रोजन 2 है, उधर ऑक्सीजन 2 है, इधर क्या कर दो, 2 कर दो, इधर हाइड्रोजन 4 हो गई, अब हो गई एक बैलेंस रिएक्शन। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मास के बेसिस, इसके बेसिस पे, मास के बेसिस। ठीक है बेटा, मास में देखो कितने ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मास्टर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने, 4। एक ऑक्सीजन का मास होता है 16, तो 2 का कितना हो गया, 32, तो 2 का हो गया 32 का ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन में एक का कितना होता है मास्टर, एक का होता है 4, मतलब एक का होता है 1, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4। तो चूंकि 4 हाइड्रोजन है, 2 इंटू 2 4, और इधर 1 इंटू 2 ऑक्सीजन, लिख देता हूँ 1 इंटू 2 और 2 ऑक्सीजन 2, और एक ऑक्सीजन का मास का है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 32। ठीक भाई, यहाँ पे भी लिख देता हूँ 1 इंटू 4, 4, ये मास की बात कर रहे हैं। जब मैं इसको काटूंगा तो मुझे रेशियो मिलेगा 1:2। तो याद रखना, जब भी मास की बात आएगी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा, 1:2। जब भी वॉल्यूम की बात आएगी, वॉल्यूम मतलब कितने अमाउंट में निकला है, देखो यहाँ पर ये निकला है, अभी अगर मैं H2 को मान लूँ और O2 को एक एंटिटी मान लूँ, ये पूरा H2 क्योंकि इसके भी 2 ही ग्रुप है,
और इसके भी कितने हैं, 2 ग्रुप। अगर मैं इस 2 ग्रुप को एक एंटिटी मान लूं और H2 के 2 ग्रुप को भी एक एंटिटी मान लूं, तो इस 2 ग्रुप के भी 2 हिस्से H में निकले हैं, इस 2 ग्रुप का सिर्फ एक ही हिस्सा निकला है, ऑक्सीजन के आगे कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि हाइड्रोजन जो है वो 2 निकले हैं और ऑक्सीजन मतलब H2 जो है 2 निकले हैं और O2 कितना निकला है। तो रेशियो क्या हो गया, रेशियो 2:1। समझ में आया। तो जब भी वॉल्यूम का रेशियो पूछा जाएगा तो होगा 2:1 और मास का होगा तो 1:। डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा बेटा, डायरेक्ट डायरेक्ट डायरेक्ट, बिल्कुल ध्यान रखना। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस आपका यहाँ पर खत्म होता है। चलिए सेशन को यहीं खत्म करते हैं। अगले जल्द सेशन में अपन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से चीजें डिस्कस कर रहे होंगे, बहुत आराम से सारा मामला निपटा रहे होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको फट 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 क्लियर होती चल रही होगी, सारी चीजें आपके हाथ में आ जाएगी। कहाँ से आएंगे क्या आएंगे हम पर छोड़ दीजिए, भरोसा रखकर बस पढ़ते चलिए, जो जो समझा रहे हैं करते चलिए, सब चीजें आपकी बहुत जल्द छोटे 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 लेक्चर में आपके हाथ में आ जाएगी। चलिए जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।